अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं यूनिट 12 का थ्योरम नंबर 12.1.4। आप कहोगे कि पहले हमने थ्योरम 12.1.1 किया है और बीच में हमने दो थ्योरम छोड़ दिए हैं। वो दो थ्योरम इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में वो दो थ्योरम इन्वॉल्व नहीं हैं, वो दो थ्योरम शामिल नहीं हैं। स्मार्ट सिलेबस में एक थ्योरम 1 इन्वॉल्व है और एक थ्योरम 4 इन्वॉल्व है। तो इसलिए मैंने पहले आपको थ्योरम 1 कराया है और अब थ्योरम 4 करवा रही हूँ। तो सबसे पहले हम थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। देखें, हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि थ्योरम्स को रट्टा लगा लेते हैं। आपने रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना, आपने पहले कॉन्सेप्ट लेना है, आपने क्वेश्चन को समझना है। जो थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी हुई होगी पहले उसको समझना है। जब वो स्टेटमेंट समझ आ जाएगी तो आपके लिए सॉल्यूशन की तरफ जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके सॉल्यूशन को समझोगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो जब उसको आप अच्छे तरीके से समझ के याद करोगे तो वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। लेकिन अगर आप बगैर समझे ऐसे रट्टा लगाते हो तो आपको कभी भी नहीं आएगा। जब आप पेपर देने जाओगे वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाओगे और आपके 8 नंबर कट जाएंगे, क्योंकि ये जो थ्योरम होता है 8 नंबर्स का होता है। तो थ्योरम में क्या होती है, टोटल 2 चीज़ें होती हैं। एक में हमने डायग्राम बनानी होती है और दूसरे में ये सारी हमने लिखना होता है, थ्योरी लिखनी होती है। अब थ्योरी में आगे मज़ीद 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या होता है, गिवन होता है। सेकंड नंबर पे टू प्रूव होता है। तीसरे में कंस्ट्रक्शन होता है और चौथे में प्रूफ होता है। उस प्रूफ में आगे 2 फर्दर कॉलम बनाने होते हैं, एक स्टेटमेंट का और एक रीजंस का। तो ये सारा मैंने पहले ही लिख लिया है ताकि आपका ये टाइम ज़ाया ना हो। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। एनी पॉइंट को आप समझते हो, यानी कि कोई भी ये जो है ये पॉइंट है। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। अब ये बात समझने की है। वैसे इसका तर्जुमा देखें, ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर, यानी कि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल का मतलब होता है कि एक एंगल का बाइसेक्टर। बाइसेक्ट का मतलब होता है काटना और बाइसेक्टर का मतलब होता है काटने वाला, यानी एंगल का, एक एंगल का काटने वाला, एक एंगल का काटने वाला। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि एंगल कैसे होता है, ये देखें ऐसे एंगल होता है। ये बीच में ये वाली जो जगह होती है यहाँ एंगल होता है 2 लाइंस का। अब ये जो 2 लाइंस के दरमियान एंगल बन रहा है उस एंगल को काटने वाला, यानी कि उस एंगल को बीच में से काटने वाला। तो इसका मतलब है ये दरमियान वाली लाइन। ठीक है, बात को समझ आई। यानी इन 2 लाइंस के दरमियान एक एंगल बन रहा था। उसने कहा बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, यानी इस एक एंगल को काटने वाला, दरमियान में से काटने वाला। तो इसका मतलब है यहाँ ये जो लाइन है ये बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल है। ठीक है, अब आगे कह रहा है इज इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस मैंने पहले भी बताया है, इक्वल से और डिस्टेंस फासले से, डिस्टेंस से। इक्वल डिस्टेंस यानी कि सेम फासला। इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। अब आर्म्स क्या होते हैं, देखें ये तो हो गई हमारा बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। अब इक्वल डिस्टेंस, अब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों क्या हैं, ये आर्म्स हैं। ठीक है, बात समझ आई। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा रफ बता दिया। अब मैं प्रॉपर आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसी से ही डायग्राम बनाएंगे। उसने कहा कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, यानी बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल यानी कि एंगल को काटने वाला। सबसे पहले हम एंगल बना लेते हैं। ये देखें, ये बन गया हमारा एंगल। इस जगह पे हमारा एंगल बन रहा है और आपको पता है ये ओरिजिन पे होता है, इसको ओ हम नाम दे देते हैं। इसको ये ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट पे हम ए कह देते हैं और ये भी जा रहा है, इस पॉइंट पे हम
बी कह देते हैं। अब ये दो लाइनें थी, इनके बीच में जो एंगल है उसका बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, तो बीच में हम एक लाइन खींचेंगे जो एंगल का बाइसेक्टर होगा। ऐसे ही है ना, तो इसको भी हम ऐसे ही कर देंगे और इसको नाम देंगे एम का। ठीक है, एनी पॉइंट ऑन दी बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर तो हमें पता है वो यहां से लेके ये बाइसेक्टर है, ये जो बीच वाली लाइन है जिसने एंगल को बीच में से काटा है ये बाइसेक्टर है। अब वो कह रहे हैं इस बाइसेक्टर पे एक पॉइंट, तो हम कोई पॉइंट ले लेते हैं इस जगह पे। पॉइंट का पता है ना, ये जो डॉट है इसको हमने पॉइंट ले लिया, इसको हम कह देते हैं पी। एनी पॉइंट यानी एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल पे कोई भी पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंस यानी कि बराबर है फ्रॉम इट्स आर्म्स। अगर इसका हम फासला लें, ये देखें यहां से, तो यहाँ इसको नाम देते हैं Q का नाम दे देते हैं। आपको पता है ये हमने जो कंस्ट्रक्ट किया है खुद बनाए, यहाँ जो एंगल बन रहा होगा वो 90 का बन रहा है। ठीक है, इसी तरह P इसके साथ और इसके साथ भी हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर ली जिसको हम कह देते हैं R। ठीक है, अब ये जो है P से Q और P से R ये इसके आर्म्स हैं। आर्म्स क्या है, यानी कि जो पॉइंट से जो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल था, ये जो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल है इस पे एनी पॉइंट, कोई पॉइंट वो इज इक्वल डिस्टेंस बराबर है फ्रॉम इट्स आर्म्स। अब आर्म्स क्या है, P से Q तक का फासला और P से R तक का फासला, ये जो है ये आर्म्स हैं। अब वो यही कह रहा है कि ये हमने प्रूव करना है कि P से लेके Q तक का फासला और P से लेके R तक का फासला जो है वो बराबर है, इज इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, स्टेटमेंट समझ आ गई। क्वेश्चन अब आपको समझ आ गया। देखिए हमने क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के, थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ के हमने इजीली एक डायग्राम बना ली है। अब ये डायग्राम बन गई है, तो देखें डायग्राम बनाना कितना आसान है। हम डायग्राम को दिमाग पे सवार कर लेते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, आप जस्ट स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट से ही आपकी डायग्राम बन गई। हमने सबसे पहले एक एंगल ले लिया, एंगल लेने के बाद हमने कहा बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, तो बाइसेक्टर होता है काटने वाला एंगल को दरमियान में से, तो हमने ये बाइसेक्टर बना ली। उस बाइसेक्टर पे उसने कहा कोई भी पॉइंट, तो हमने P एक पॉइंट ले लिया। फिर उसने कहा इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स, तो आर्म्स क्या होते हैं, ये जो है, ये जो हमने डॉट डॉट लगाए ये एक आर्म है, ये सेकंड आर्म है। तो P और Q और P और R के यानी कि जो फासला है वो इक्वल डिस्टेंस है और ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो डायग्राम हमारी बन गई। अब गिवन में हम क्या लिखेंगे, हम यहां तक, आप ये बात हमेशा दिमाग में रखें कि जो थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी हुई होती है उसमें जो आधी स्टेटमेंट होती है वो हम गिवन में लिख लेते हैं और जो बाकी आधी स्टेटमेंट होती है उसको हम प्रूव में लिख लेते हैं। ठीक है ना, गिवन में हम वो लिखेंगे जो हमारे पास आधी स्टेटमेंट लिखी हुई है और टू प्रूव में हम वो लिखेंगे जो आधी के बाद वाली स्टेटमेंट है उसको हम टू प्रूव में लिख लेते हैं। देखें ये सारा कुछ मैंने लिख लिया है ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, जस्ट मैं आपको समझा सकूं। देखें गिवन में है अ पॉइंट P इज ऑन OM। देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि जो हम थ्योरम की स्टेटमेंट होती है उसका जो आधा हिस्सा होता है वो गिवन में जाता है और उसके बाद जो आधा हिस्सा होता है वो टू प्रूव में हम लिखते हैं। तो गिवन में उसने हमें एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, तो हमें ये पता चला कि एक पॉइंट है जो कि राइट बाइसेक्टर पे है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल पे है। बस ये बात हमने किस में लिखनी है, गिवन में लिखनी है। हमने गिवन में क्या लिखा, अ पॉइंट P इज ऑन OM, किस पे है, OM पे। और OM क्या है वही बता रहा है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। देखिए एंगल AOB, सबसे पहले हमने यही दो एंगल ही बनाए थे ना, ये दो लाइनें ड्रा की थी, एक A एक B, उनके दरमियान यहाँ एंगल बन रहा था, ऐसे ही था ना। इन दो के दरमियान, इन दो रेस के दरमियान एक एंगल यहाँ बन रहा था।
तो उसने यही कहा कि एक जो पॉइंट है P वो किस पे है, वो बाइसेक्टर पे है, जिसका नाम उसने कह दिया O से लेके M तक। फिर वो इसका बता रहा है कि ये है क्या, ये बाइसेक्टर वो बता रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। ए, ये देखें, जब ये लगा हुआ होता है तो इसका मतलब होता है एंगल, और जब एंगल लिखा हुआ होता है तो ये ए और बी का नहीं, ये जो बीच वाली वैल्यू लिखी हुई होती है ये उसका एंगल बता रहा होता है। इसका मतलब है ये एंगल किसका बता रहा है, ए का नहीं बता रहा, बी का नहीं बता रहा, ये ओ का एंगल बता रहा है। तो इसी तरह यहाँ ओ पे ये जो एंगल है उसका ये जो ओ एम है वो बाइसेक्टर है। ठीक है, यानी कि जो हमारी स्टेटमेंट लिखी हुई थी यहाँ तक उसको हमने थोड़ा सी अपने अल्फाज में गिवन में लिख लिया कि एक पॉइंट है जो कि ओ एम पे है, एक पॉइंट है जो कि ओ एम पे है। फिर हमने कहा ओ एम जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए ओ बी का, एंगल ए ओ बी का, यानी किस एंगल का, ओ का, जो बीच वाला होता है उसका होता है। ओ जो एंगल है उसका जो ओ एम है वो बाइसेक्टर है और उस पे एक पॉइंट पी है। यही बात हमने गिवन में लिख ली। उसके बाद देखें टू प्रूव में क्या लिखेंगे, ये जो स्टेटमेंट का अगला हिस्सा है वो हम टू प्रूव में लिखेंगे। पी क्यू हमने प्रूव क्या करना है, पी क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट है पी आर से। कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है, ये आप में से किसी स्टूडेंट ने पूछा भी है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि आमने सामने है, बिल्कुल सामने है, बराबर है तकरीबन, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है, तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। अब उसने कहा कि पी क्यू जो है और ये जो अलामत होती है ये कॉन्ग्रुएंट की होती है, तकरीबन इक्वल। ठीक है ना, पी क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट है पी आर से, पी क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट है पी आर से, और यही हमने प्रूव करना है क्योंकि उसने कहा इस इक्वल डिस्टेंस बराबर है फ्रॉम इट्स आर्म्स। अब आर्म्स क्या होते हैं, ये जो है ये आर्म है और ये भी आर्म है, तो जाहिर सी बात है हमने प्रूव में क्या लिखेंगे, टू प्रूव में लिखेंगे कि पी क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, वो उसके बिल्कुल बराबर है, उसका डिस्टेंस बराबर है पी आर से। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, फिर उसने ये बात बता भी दी है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो उसका वो मतलब भी बता रहा है। इट मीन्स P इज इक्वल डिस्टेंस, वही बात, P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स क्या है, यानी कि OA और OB से जो P है उसका फासला बराबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला और यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, तो उसने यही कहा टू प्रूव में कि जो पी क्यू है वो कॉन्ग्रुएंट है पी आर से। ये बात हमने प्रूव करनी है। और फिर उसने कहा P इज इक्वल डिस्टेंस, P जो है उसका फासला जो है वो OA से और OB से जो फासला है P का वो बराबर है। इसका मतलब यही हुआ ना कि PQ का जो फासला है वो बराबर है PR से। ठीक है, ये दोनों बातें हमने गिवन में और टू प्रूव में लिख ली। कंस्ट्रक्शन में हम वो लिखते हैं जिसको हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट किया हो। ये जो ये काम होते हैं, ये डॉट डॉट लगे हुए होते हैं, ये कंस्ट्रक्शन में आते हैं। तो हमने कहा कि जो पी क्यू हमने ड्रॉ किए है पी आर, यानी कि पी से लेके आर तक जो हमने ड्रॉ किया है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ओ ए पे। पी और आर के ऊपर देखें हमने ये लाइन लगाई है सीधी, लेकिन ओ ए जो है ये देखें ओ से ए यहाँ एरो लगा हुआ है, तो इसलिए ओ ए के ऊपर इस तरह हमने एरो लगाया है। हमने कहा कि पी आर जो है, जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है, पी आर जो है वो परपेंडिकुलर है। देखें ये एंगल बता रहा है कि वो परपेंडिकुलर है पी आर ओ ए पे। हमने कहा ड्रॉ पी आर परपेंडिकुलर ओ ए, ठीक है, एंड पी क्यू ये भी हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया है और ये भी हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया है, तो इसलिए ये कंस्ट्रक्शन में आ गया। और पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है। देखें ये एंगल बता रहा है कि वो परपेंडिकुलर है, पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है इस रे पे ओ बी के, इसलिए ओ बी के ऊपर मैंने रे ये एरो का निशान लगा दिया और पी क्यू जो है उस पर सिंपल ऐसे ही लगा दिया, लाइन लगा दी। ठीक है, और ये हमारा आ गया कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद जो चौथा और आखिरी हमारा स्टेप होता है वो होता है प्रूफ पे। देखें अगर आप यहाँ तक भी कर लेते हैं तो 4 नंबर आप
आपके लाजमन आते हैं, लेकिन आपने 4 नंबर नहीं लेने, आपने 8 नंबर लेने हैं थ्योरम में, पूरे नंबर लेने हैं। तो पूरे नंबर लेने के लिए आपको ये भी प्रूफ वाला हिस्सा भी करना पड़ेगा। अब प्रूफ में क्या होता है, एक स्टेटमेंट होती है और एक रीज़न होती है। स्टेटमेंट में हम कोई बात लिखते हैं और रीज़न में हम वो लिखते हैं कि ये इस बात की रीज़न क्या है, इस बात की वजह क्या है। देखें स्टेटमेंट इन ट्राइंगल POQ, देखें POQ यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्राइंगल बन रही है। तो ये जो डबल एरो लगे होते हैं, देखिए इस तरफ भी, तो इसका मतलब है कोरेस्पेंडेंस। अब आप में से किसी स्टूडेंट ने ये भी पूछा है कि कोरेस्पेंडेंस क्या होती है। देखें कोरेस्पेंडेंस का मतलब होता है कि एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सामने ही खड़े हुए हैं, यानी कि ये एक ट्राइंगल है, दूसरी ट्राइंगल है, तो ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं। देखें अब यहाँ देखें, ये एक ट्राइंगल है और दूसरी ट्राइंगल ये वाली है, तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सामने हैं। ऐसे ही है ना। अगर यहाँ भी मैं एक ट्राइंगल बना लेती हूँ, देखें ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कोरेस्पोंडेंस है, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं। ठीक है, तो इस बात का यही मतलब है कि POQ जो है वो कोरेस्पोंडेंस है ट्राइंगल PORK। POQ जो ट्राइंगल है वो कोरेस्पोंडेंस है PORK। ठीक है, अब ये इन दोनों ट्राइंगल्स की बात हो रही है, तो इसलिए हमने कहा इन दो ट्राइंगल में जो एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक दूसरे के कोरेस्पोंडेंस हैं, उन दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है। अब वो ये लिख के उसके बाद वो कह रहा है इस ट्राइंगल में जो OP है, जो O से P तक का फासला है वो बराबर है, कन्ग्रेंट है OP से। जाहिर बात है ये जो O से लेके P तक का जो फासला है वो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में भी इसका हिस्सा OP है और इस ट्राइंगल में भी OP इसके साथ शामिल है, तो OP जो है वो कॉमन है। इसलिए हमने रीज़न में लिखा कि ये कॉमन है, OP जो है वो बराबर है, वो कन्ग्रेंट है OP से। OP जो है अगर इस ट्राइंगल के साथ देखें तो OP जो है वो कन्ग्रेंट है इस ट्राइंगल के OP से, और फिर हमने रीज़न दी है कि जाहिर बात है OP कॉमन है तो इसलिए कन्ग्रेंट है। ठीक है, अगले स्टेप में उसने कहा कि एंगल PQO, देखिए ये एंगल की अलामत है, और जब एंगल की बात हो रही होती है तो बीच वाला जो होता है उसकी बात हो रही होती है, यानी P या O की बात नहीं हो रही, एंगल Q की बात हो रही है। एंगल PQO, एंगल PQO। अब एंगल किसकी बात है, Q बीच में आ रहा है तो Q की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है। या एंगल जो है वो 90 डिग्री है, देखें ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री है। उसने कहा एंगल जो PQO है एंगल PRO के कन्ग्रेंट है, बराबर है, बिल्कुल आमने सामने है, एक जैसे है। तो एंगल PRO देखें यहाँ भी एंगल 90 का बन रहा है और PRO तो R बीच में है, तो यहाँ भी एंगल जो है वो 90 का बन रहा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये दोनों एंगल जो हैं वो कन्ग्रेंट है। ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है। देखें कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा था ना कि PR जो है वो परपेंडिकुलर है, PR जो है वो परपेंडिकुलर है O पे, और जब परपेंडिकुलर होता है तो एंगल 90 का बनाता है, और PQ जो है वो परपेंडिकुलर है OB पे, तो जब परपेंडिकुलर होता है तो एंगल 90 का बनाता है। तो यही बात हमने लिख दी कि PQO का जो एंगल है यानी Q का जो एंगल है वो बराबर है R के एंगल से। ठीक है ना, R के एंगल से, क्योंकि PRO है साथ एंगल का निशान बना हुआ है तो बीच वाला जो पॉइंट होता है उसका एंगल का बता रहा होता है। तो Q का जो एंगल है वो R के एंगल के बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल आमने सामने है, बिल्कुल कन्ग्रेंट है, यानी कि यहाँ जो एंगल है 90 का और यहाँ भी एंगल 90 का बन रहा है। इसलिए उसने कहा कि ये कंस्ट्रक्शन, रीज़न उसने कंस्ट्रक्शन की दी कि हमने खुद कंस्ट्रक्ट की है, परपेंडिकुलर लाइन खुद हमने ड्रॉ की है, खुद कंस्ट्रक्ट की है, तो हमें पता है कि वहाँ जो एंगल है वो दोनों का 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है, दोनों का 90 डिग्री है, तो दोनों आपस में क्या हैं, दोनों के एंगल आपस में इक्वल हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया ये वाला स्टेप। उसने कहा एंगल POQ
POQ यानी ये नीचे वाली ट्रायंगल बराबर है POR के, POR के। तो O बीच में देखें, पहले बीच में Q और R आ रहे थे तो Q और R का एंगल बराबर था। अब यहाँ बीच में O आ रहा है और यहाँ भी O आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एंगल जो O है, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या हैं, आपस में बराबर हैं, कन्ग्रुएंट है। यही बात उसने कही हुई है कि एंगल POQ जो है वो बराबर है एंगल POR के। ये बात हमने गिवन में लिखी हुई है कि जो पॉइंट P है वो OM पे है और एंगल जो AOB है वो बाइसेक्टर यानी कि OM दरमियान में से काट रहा है। ये बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बीच में से काटना। अगर OM इस एंगल को बिल्कुल बीच में से काट रहा है, बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब है ये जो उसने एंगल में दो एंगल्स में तकसीम किया तो वो दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे। एक एंगल यहाँ बन रहा था और इसने बाइसेक्टर ने बिल्कुल बीच में से काटा, तो इसका मतलब है ये जो एंगल बन रहा था, अब ये अगर टोटल मिसाल के तौर पे 80 एंगल था मिसाल के तौर पे, तो 40 इधर रह गया और 40 इधर रह गया दरमियान में से। बाइसेक्टर का मतलब ही है कि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल का मतलब ही है कि एंगल को बिल्कुल बीच में से काटने वाला। तो बाकी जो दो एंगल बन गए, उसने दो एंगल, एक एंगल को दो एंगल्स में तकसीम कर दिया। वो दो एंगल जो होंगे वो जारी बात है एक जैसे ही होंगे ना, एक जैसे ही उसने तकसीम किया है। तो यही बात उसने कही कि POQ जो है वो कंकरेंट है, बराबर है POR के, और ये बात हमें गिवन है, हमें पता है, क्योंकि उसने कहा है कि वो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल है। उसके बाद उसने कहा कि ट्राइंगल POQ जो है वो कंकरेंट है POR के। अब उसने सिंपल ही कह दिया कि POQ जो है ट्राइंगल वो बराबर है POR के। अब उसकी उसने रीजन की कही है SAA कंकरेंट है, इक्वल है SAA। अब SAA का क्या मतलब होता है, यानी कि साइड एंगल एंगल। जो लास्ट मैंने थ्योरम कराया है, थ्योरम 12.1.1, तो वहां भी था SAS पोस्टुलेट। उसका मतलब क्या है, S साइड, A एंगल, S फिर साइड, यानी दो ट्रायंगल की दो साइड्स और एक एंगल। जब दो साइड्स और एक एंगल कंग्रुएंट हो, बराबर हो, तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट होती हैं। ये SAS पोस्टुलेट का मतलब यही है कि साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड्स, S से मुराद साइड है ट्रायंगल की साइड, और A से मुराद एंगल है, एंगल यानी ट्रायंगल का जो एंगल है वो। अगर दो ट्रायंगल की दो साइड्स और एक ट्रायंगल इक्वल हो जाएं, कंग्रुएंट हो जाएं, तो वो दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होती हैं। तो यही बात उसने कही, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि इसमें दो ट्रायंगल में एक साइड बराबर आ रही थी और यहाँ दो एंगल, ये देखें, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। इन दो ट्रायंगल में एक तो साइड बराबर आई है और फिर दो एंगल्स बराबर आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो दो ट्रायंगल्स हैं वो आपस में कंग्रुएंट हैं। अगर दो साइड्स और एक एंगल बराबर आ जाएं तब भी वो कंग्रुएंट होते हैं, और ये हमने लास्ट थ्योरम में किया था SAS पोस्टुलेट। और यहाँ उसने कहा क्योंकि दो एंगल्स और एक साइड ट्रायंगल्स की बराबर आ गए हैं, कंग्रुएंट आ गए हैं, तो इसका मतलब है दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कंग्रुएंट हैं। ये कंग्रुएंट की है, दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट है। और उसने कह दिया कि साइड एंगल जो है वो कंग्रुएंट है। देखें, साइड एंगल, पहले में हमने साइड को कंग्रुएंट किया, दूसरे में हमने एंगल को कंग्रुएंट किया, तीसरे में भी हमने एंगल को कंग्रुएंट किया। तो इसका मतलब है साइड एंगल जो है वो कंग्रुएंट है साइड एंगल से, यानी दो ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल्स बराबर हैं, कंग्रुएंट हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल जो हैं वो आपस में कंग्रुएंट है। ठीक है ना। तो ये बात हमने लिख ली और उसकी रीज़न हमने यही दी कि क्योंकि दो एंगल और एक साइड दो ट्रायंगल्स की बराबर है। फिर हमने लिख दिया है, ये तीन जो डॉट होते हैं इसका मतलब होता है देयरफॉर, इसलिए, क्योंकि ये दो एंगल्स और एक साइड बराबर थी, इसलिए दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में बराबर आ गई, कंग्रुएंट आ गई। ठीक है।
तो फिर हमने कहा हेंस पी क्यू जो है वो भी कन्ग्रुएंट है पी आर से, वो भी कन्ग्रुएंट है पी आर से। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, अब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल की अगर एंगल्स और साइड यानी कि दो एंगल और साइड बराबर हैं तो इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल्स भी कन्ग्रुएंट हैं। अगर दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हों तो उनकी सारी साइड्स आपस में कन्ग्रुएंट होती हैं, और यही बात उसने लिखी हुई है। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स देखें, ये साइड देखिए, हमें पता चला कि दोनों के यहाँ एंगल भी सेम है, साइड्स भी सेम है, कन्ग्रुएंट है। तो फिर हमने कहा कि ये साइड बन रही है एंगल की, ये वाली, वो इस साइड के क्या है, पी क्यू जो है वो कन्ग्रुएंट है पी आर से, और इसकी हमने रीज़न दी है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जो कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होती हैं उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो भी आपस में क्या होती हैं, कन्ग्रुएंट होती हैं। और यही बात हमने लिखी हुई है, और यही बात हमने प्रूव करनी थी कि पी क्यू कन्ग्रुएंट है पी आर से, और यही बात हमने प्रूव कर ली है। तो थ्योरम 12.1.4 आपका हो गया है। मैंने बड़ी डिटेल से करवाया, उसके बावजूद अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दे दूंगी। तो बस आप ये बात अपने माइंड में रखें कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं और कन्ग्रुएंट, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि दो ट्रायंगल आमने सामने हैं तो कन्ग्रुएंट हैं, यानी कि अगर उनकी साइड्स कन्ग्रुएंट हो जाती हैं, उनके एंगल्स कन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कन्ग्रुएंट हैं, और यही बात हमने प्रूव की है। और जब पूरी दो ट्रायंगल्स आपस में कन्ग्रुएंट हों तो उनकी जो साइड्स होती हैं वो भी आपस में कन्ग्रुएंट होती हैं। हमने पहले प्रूव किया कि उसकी एक साइड कन्ग्रुएंट है दो ट्रायंगल्स की, फिर हमने कहा उन दो ट्रायंगल में एक एंगल भी कन्ग्रुएंट है, फिर हमने कहा कि उन दो ट्रायंगल में दूसरा एंगल भी कन्ग्रुएंट है। जब हमने कहा दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड आपस में कन्ग्रुएंट हो तो पूरी की पूरी ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट होती है। जब पूरी की पूरी ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होती है, जब पूरी ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो, उसकी हर साइड और हर एंगल क्या होता है, कन्ग्रुएंट होता है। तो फिर हमने कहा जो ये वाली साइड है पी क्यू तो दूसरी पी आर से क्या है, कन्ग्रुएंट है, और यही बात हमने लिख दी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, बात समझ आ गई। तो आज हमारा थ्योरम 12.1.4 कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव हुई है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।